दोस्तों, परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी मीडियम। हम लोग जो परमिटिविटी पढ़ना चाह रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इट मींस हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का। और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं एंड भी बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म आएंगे वो सब आएगा। और मैंने आपको बताया परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी मीडियम, दैट्स इट। किसी भी मीडियम का रेस्ट्रिक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज करता है, दैट इज द मीन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मीडियम। सो दोस्तों, मैं यहां पे 3 डायग्राम बना रहा हूं फिगर। एक फिगर ये है, आप इस रीजन को आप देख करके बताएंगे ये कैसा रीजन है। ऐसे आपको पता है कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से हम दिखाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। दिस इज फिगर नंबर 1, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये कौन सा फील्ड है, दैट इज मीडियम है, दैट इज एयर। द अनदर मीडियम आई हैव चूजन is this. Again I have tried to drawn the parallel and equidistant line so that I could show, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड इस रीजन में मैं एक सबस्टेंस रखता हूं, उस सबस्टेंस का नाम हम देते हैं, उस सबस्टेंस का हम नाम रखते हैं इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। सो मैंने इसमें रखा है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। इसका इस थर्ड वाले फिगर में, इसको फिगर 2 नाम दे देते हैं। इस थर्ड वाले फील्ड में फिगर 3 नाम दे देते हैं। और ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस थ्रू आउट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज ए। इस रीजन में मैं जिस सबस्टेंस को प्लेस कर रहा हूं उस सबस्टेंस को का नाम है मेटल। इसमें मेटल को प्लेस कर रहे हैं। The substance, blue substance is metal। और यहां पर जो इंसुलेटर है, जिसका कि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस इसके लिए लिख देते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, इंसुलेटर। ओके, सो अब जैसे ही हम लोग इसकी इस तरीके से फील्ड को हम लोग यहां पे अरेंज करेंगे तो आपको पता है कि जब कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स इंफ्लुएंस होता है। अगर वो नेगेटिव है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें और इस रीजन की बात करें, चूंकि ये फ्री एयर है तो आराम से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस इट हैज वेरी less restriction, electric field is going throughout, कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। अगर हम बात कर लें इस इंसुलेटर का तो आपको पता है इंसुलेटर में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो फ्री नहीं होता है, वो बंधा होता है। बट जब कभी भी इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज पार्टिकल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल जरूर सेपरेट होगा। तो इसके सेपरेशन की वजह से, इस इंसुलेटर में सेपरेशन की वजह से इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। और मैंने आपको बताया इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फिर भी इस इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ चार्ज पार्टिकल जो बंधे होते हैं वो फ्री होकर के पोलराइज हो जाते हैं और साइड में सेपरेट हो जाते हैं जाकर के, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये इस डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड E तो चल ही रहा होता है। सो अगर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस का पूरा इलेक्ट्रॉन सेपरेट नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन जिसका कि स्ट्रेंथ आपस में जो बंधा होता है डाइलेक्ट्रिक होने के नाते वो कमजोर होता है। जो कमजोर होता है वो अपना सेपरेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली इसका पोलराइजेशन होता है, सेपरेशन और चार्ज होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इस इंसुलेटर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाता है E जो बाहर से सप्लाई किया गया था माइनस E इनसाइड। आपको पता है E इन हियर, E inside is lesser than E जो एक्सटर्नल फील्ड पहले से अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले फ्री स्पेस एयर था उसके कंपैरिजन में यहां पर घट गया है। सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंसुलेटर इज डिक्रीज्ड,
सो वी कैन कॉल कि अब जैसे ही मैंने इंसुलेटर, पहले एयर था तो रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से थ्रू आउट था, लेकिन जैसे ही इस मीडियम में कोई भी सब्सटेंस प्लेस किए हैं तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया है। इट मींस मेजर ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर गया है। इसलिए इसका परमिटिविटी जो होता है वो निश्चित रूप से मेजर ऑफ रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, इसका मतलब ई नेट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, इसका मतलब इसका परमिटिविटी बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, एयर का परमिटिविटी चूंकि हम लोग जानते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर जो होता है दैट इज 1, तो इसका जो एयर इंसुलेटर वो डिपेंड करेगा मेटल मीडियम टू मीडियम की वो कौन सा इंसुलेटर, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, इसका रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया है, ओवरऑल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए इनसाइड, चूंकि इसमें डेवलप हुआ है इनसाइड, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा इसके अंदर, और वो इस ई से कम होगा। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, और रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है इट मींस इसका परमिटिविटी बढ़ गया है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और ये डिपेंड करेगा इंसुलेटर टू इंसुलेटर, सबस्टेंस टू सबस्टेंस पे। व्हाई? क्योंकि सबका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जैसा होगा इंसुलेटर का, उस पर निर्भर करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटल की। तो अगर मेटल की बात करेंगे तो हमको पता है मेटल में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो फ्री होता है, फ्री चार्ज पार्टिकल होता है। तो जैसे ही ये इन्फ्लुएंस में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन होगा। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा होता है। फ्रेंड्स, अब जैसे ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि मेटल में अवेलेबल है, और इस फ्री मेटल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा है, तो इसका चार्ज पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा और पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइजेशन तब तक होगा बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई बंधा हुआ नहीं है, तब तक इसमें पोलराइजेशन होगा जब तक कि इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस इन्फ्लुएंस में, वो इनसाइड तब तक पोलराइजेशन होगा जब तक कि आउटसाइड ई इक्वल ना हो जाए इनसाइड के। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोलराइजेशन होता रहेगा, मतलब सेपरेशन होता रहेगा, जब तक कि अपोजिट डायरेक्शन में ई आई ना बराबर हो जाए। एक बार अगर ई इनसाइड अपोजिट डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा तो फिर फर्दर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा और वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चूंकि इसके इन्फ्लुएंस में इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गया है, दैट इज ई इनसाइड अपोजिट, वो आपस में बराबर है। तो निश्चित रूप से बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। तो अगर हम लोग जानना चाहेंगे ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस सब्सटेंस के लिए, तो हम कहेंगे जो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई माइनस जो इसकी वजह से, इसमें सेपरेशन की वजह से जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। सो इस मेटल के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है दैट शुड बी 0। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ई और ई आई आपस में बराबर हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से। और एक बार इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो गया, सो व्हाट वुड आई से, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ था, एंड तब तक हुआ था जब तक कि आउटसाइड के बराबर ना हो जाए। और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा जाता है नेट ओवरऑल मेटल का, वो हो जाता है 0, बिकॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा और वो तब तक आएगा जब तक कि बाहर के बराबर ना हो जाए। और एक बार ई इनसाइड 0 हो जाएगा, सो नाउ जैसा कि हम बताए थे इसको कोई भी रेजिस्ट नहीं करने वाला, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही रह गया, तो जिसकी वजह से इसका परमिटिविटी 1 था, रेस्ट्रिक्शन 0 था। बट जैसे ही कोई भी इंसुलेटर इंड्यूस किए तो इसका परमिटिविटी बढ़ गया, बिकॉज इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सबस्टेंस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसी डायरेक्शन में था वो घट गया है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया है। सिमिलरली जब हम लोग मेटल की बात करते हैं तो मेटल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और एक बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हुआ, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सबस्टेंस के अंदर से होकर के नहीं पास कर रहा होता है। इट मींस मेजर रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। इस वजह से देयर मेटल का जो परमिटिविटी होता है दैट शुड टेंड्स टू इंफिनिटी।
और ये जो होता है जो परमिटिविटी हो जाएगा Q अपॉन 4πr² इंटू 0, और आपको पता है एनीथिंग अपॉन 0 दैट शुड टेंड्स टू व्हाट, इंफिनिटी। सो इस तरीके से हमको पता चल गया कि किसी भी मेटल का परमिटिविटी इंफिनिटी होता है, और एक बार किसी मेटल का परमिटिविटी इंफिनिटी हो गया तो ऑटोमेटिकली उस मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। व्हाई? बिकॉज द मेटल का इंफिनिटी ये परमिटिविटी 0 है, आई मीन सॉरी इंफिनिटी है, तो ऑटोमेटिकली रिलेटिव परमिटिविटी भी तो इंफिनिटी हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस तरीके से हमको पता चल गया परमिटिविटी किसी भी मेटल का इंफिनिटी होता है। कई बार हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि मेटल में चार्ज पार्टिकल तो इजीली मूव कर रहा होता है, तो उसकी रेस्ट्रिक्शन कम है, तो उसकी 0 होना चाहिए परमिटिविटी, बट इट इज नॉट। द कंसेप्ट इज हियर, permittivity means measure of restriction of the field. Okay, so I hope you have got it. Thank you.